Hello friends, this is Dr. Benazir and I welcome you back to my channel Dr. Benazir Explains. September is the PCOS Awareness Month. So why not discuss this very common and very important topic. PCOS is the abbreviation form for Polycystic Ovarian Syndrome. नाम से हम समझ सकते हैं कि इसमें ओवरी की इन्वॉल्वमेंट होती है, प्लस इसमें टर्म है सिंड्रोम. दिस मीन्स अ कलेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स. मतलब सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं, काफ़ी सारे मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस आर सीन. ये बेसिकली एक इंटरैक्शन है जेनेटिक और नॉट सो गुड लाइफस्टाइल चॉइसेस का. तो जेनेटिक कंपोनेंट देखा गया है पीसीओएस में. आपके फैमिली में आपकी मदर या सिस्टर या किसी को इसकी हिस्ट्री हो सकती है, और हमारे पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस साथ में मिलकर इसे और ज़्यादा मैनिफेस्ट करवा देते हैं. पीसीओएस डायग्नोज होता है रॉटरडैम क्राइटेरिया से. रॉटरडैम क्राइटेरिया इन्वॉल्व करते हैं 3 important फीचर्स, जिनमें से एनी 2 मस्ट बी प्रेजेंट सो दैट वी मे लेबल द लेडी इज हैविंग पीसीओएस. सो क्या है वो 3 क्राइटेरिया? नंबर 1 इज क्रोनिक एनोवुलेशन और ऑलिगो ओव्यूलेशन. सेकंड इज बायोकेमिकल या क्लिनिकल एविडेंस ऑफ hyperandrogenism, which is increased androgen levels in the blood. And third is visualization of the classical polycystic ovaries on ultrasound. Polycystic ovarian syndrome को लेबल करने से पहले हमें अदर कॉजेज ऑफ हाइपरएंड्रोजेनिज्म और ओव्यूलेशन को एक्सक्लूड करना होगा, जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स, जैसे इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल्स, कशिंग्स सिंड्रोम, कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपोप्लेशिया. अब हम इन तीनों क्राइटेरिया को थोड़ा डिटेल में जानते हैं. सबसे पहले मैंने कहा था क्रोनिक एंड ओव्यूलेशन या ऑलिगो ओव्यूलेशन. मतलब ये एक तरह से ओव्यूलेशन की डिस्टर्बेंसेस है. मतलब काफी महीनों से ओवरी से एग रिलीज नहीं हो रहा है, मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है. तो जिसके वजह से जो प्रेजेंटिंग फीचर जनरली देखा जाता है वो या तो अमेनोरिया लेकर आते हैं लेडीज, मतलब बहुत महीनों से उन्हें पीरियड्स नहीं आया, या ऑलिगोमेनोरिया, मतलब 2 साइकिल्स के बीच में मोर देन 35 डेज का गैप. एमेनोरिया और ऑलिगोमेनोरिया कॉमन प्रेजेंटेशन है, लेकिन कभी कभी इरेगुलर मेंसेस और कभी कभी रेयर केस में रेगुलर पीरियड्स भी पीसीओएस पेशेंट्स में देखा गया है. सेकंड हो गया, जैसे मैंने कहा, ब्लड लेवल ऑफ एंड्रोजन विच इज एक्चुअली अ मेल हार्मोन, वो बढ़ जाता है. तो नॉर्मली भी फीमेल के ब्लड में कम अमाउंट में मेल हार्मोन्स प्रेजेंट रहता है, लेकिन पीसीओएस में इसके अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से क्लिनिकल एविडेंस जो हमें दिखती है या पेशेंट्स लेकर आते हैं, सबसे कॉमनली हिर्सुटिज्म, मतलब इंक्रीज इन हेयर ग्रोथ ओवर द फेस और चिन, अपर लिप, चेस्ट, एब्डोमेन. बेसिकली मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्मिनल हेयर ग्रोथ देखा जाता है. और सेकंड, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस. थर्ड है एक्ने. एक्ने भी कुछ
फीमेल्स कुछ पेशेंट्स प्रेजेंट करती हैं, बट हिर्सुटिज्म और एलोपेशिया इज मोर कॉमन। तो या तो हमें ये क्लिनिकल एविडेंसेस होना चाहिए, या तो ब्लड लेवल ऑफ एंड्रोजेंस जब हम टेस्ट करवाएंगे वो इंक्रीज होनी चाहिए, तब हम इसे हाइपर एंड्रोजेनिज्म कहेंगे। थर्ड क्राइटेरिया होगी अल्ट्रासाउंड जब हम करवाएंगे एज एन इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें क्लासिकल फीचर ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखेंगे। तो इसमें क्या दिखता है, दोनों ओवरीज काफी बड़े हो जाते हैं, नॉर्मल से 2 to 5 टाइम्स बिगर इन साइज, और मल्टीपल फॉलिकल्स। तो जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के डायग्नोसिस के लिए एटलीस्ट 12 और मोर फॉलिकल्स होने चाहिए, विथ ईच फॉलिकल की मेजरमेंट 2 to 9 mm, तभी हम इसे क्लासिकल पॉलीसिस्टिक ओवरी कहेंगे। बट जैसा कि रॉटरडैम क्राइटेरिया ने कहा के अकॉर्डिंग इन 3 क्राइटेरिया में से एनी 2 मस्ट बी प्रेजेंट। इट्स नॉट मैंडेटरी कि सारे 3 ही क्राइटेरिया प्रेजेंट रहे, कोई भी 2 होने से इसे PCOS कहेंगे। प्लस अदर डिजीजेस को एक्सक्लूड करना भी बहुत जरूरी है। अब हम बहुत ही शॉर्ट में जानते हैं कि ये होता क्यों है PCOS, मतलब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है। बेसिकली इसमें 4 मेन कल्प्रिट होते हैं। सबसे पहले ओवरी, सेकंड एड्रिनल ग्लैंड, थर्ड हो जाती है पेरिफेरी फैट एंड स्किन, एंड फोर्थ हो जाता है हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कंपार्टमेंट। तो ये चारों कंपार्टमेंट के इंटरैक्शन से हमारे ब्लड में एंड्रोजन की लेवल बढ़ जाती है, और ये एंड्रोजन डिफरेंट फीचर्स पैदा करता है। एक और इम्पॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजिकल फीचर होता है हाइपर इंसुलिनेमिया, मतलब कि इंक्रीज इन इंसुलिन लेवल्स इन द बॉडी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन बेसिकली हेल्प करता है हमारे बॉडी में जो भी ग्लूकोज है उसको सेल्स तक और टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए, और ब्लड से वो टिश्यूज को अपटेक में हेल्प करता है, तो ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज को कम करता है। लेकिन इसमें जो हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है डिफरेंट टिश्यूज में जो ग्लूकोज के अपटेक में मदद करते हैं, वो रिसेप्टर रेजिस्टेंट हो जाते हैं और इंसुलिन को एक्ट करने नहीं देते। मतलब इंसुलिन तो अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहती है, बट वो अपना काम नहीं कर पाती, इसीलिए कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्रीज होते रहती है, तो नॉर्मल से ज़्यादा लेवल ऑफ इंसुलिन ऐसे पेशेंट्स के बॉडी में पाई जाती है, इसीलिए कहते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया। तो जिसके वजह से ब्लड शुगर लेवल्स भी डिरेंज्ड पाए गए हैं बहुत सारे पेशेंट्स में। तो अदर देन द 3 बेसिक क्राइटेरिया, अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो PCOS पेशेंट्स में देखी जाती है, वो हमने पहला बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके वजह से प्री डायबिटीज या डायबिटीज भी उनमें पाया जा सकता है। सेकंड हो गया डिसलिपिडेमिया, मतलब लिपिड की जो लेवल्स है वो एबनॉर्मल होती है, जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो इंक्रीज करती हैं, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स डिक्रीज होती है। मतलब बेसिकली हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा गया है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, और ट्राइग्लिसराइड्स जो कि कुछ हार्म पैदा कर सकती है हमारे बॉडी में, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। थर्ड, काफ़ी सारे पेशेंट्स जो PCOS से सफ़र करते हैं वो ओबीस होते हैं, मतलब उनकी BMI बॉडी मास इंडेक्स इज मोर देन 30 kg/m²। तो ओबेसिटी भी एक कॉमन फीचर पाया गया है PCOS पेशेंट्स में, लेकिन हर PCOS पेशेंट ओबीस नहीं होता। लीन PCOS के
केसेस भी देखे गए हैं। इनफर्टिलिटी इज अनदर वेरी वरिंग फीचर ऑफ पीसीओएस। तो बहुत सारे पेशेंट्स डायरेक्टली इनएबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट ये कंप्लेन लेकर आते, कंसीव करने में हमें मुश्किल होती है। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म रिस्क इन्वॉल्व्ड विद पीसीओएस? फर्स्ट, डायबिटीज मेलिटस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंक्रीज्ड इंसुलिन लेवल के वजह से ऐसे पेशेंट बहुत प्रोन होते हैं डायबिटीज डेवलप करने के लिए। सेकंड हो गया कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। डिसलिपिडेमिया के वजह से, मतलब एबनॉर्मल लिपिड लेवल्स के वजह से ऐसे पेशेंट्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रोन पाए गए। एंडोमेट्रियल कैंसर या यूट्राइन कैंसर, क्योंकि क्रोनिक एंड ओव्यूलेशन की वजह से बहुत महीनों से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, इसके वजह से जो यूट्रस है वो एक्सपोज हो जाता है हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन से, जिसके वजह से बहुत ही हाई रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर होता है ऐसे पेशेंट्स में। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये स्पेसिफिकली ओबीस पीसीओएस पेशेंट्स में देखा गया है। तो ये क्या होता है कि नींद के दौरान अचानक से उन्हें एपनिया हो जाता है, मतलब रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग वो रुक जाती है। और लॉन्ग टर्म पीसीओएस से सफ़र करने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर। इसीलिए ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल हेल्प भी लेनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस पर आए तो बेसिकली हमें एविडेंस ऑफ इंक्रीज्ड एंड्रोजन लेवल्स देखना है कि हमारे ब्लड में एंड्रोजन की लेवल बढ़ गई। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो ओव्यूलेशन में हेल्प करती है, तो इसकी भी लेवल्स काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के फीचर, हाइपर इंसुलिनेमिया के फीचर्स दिखते हैं, मतलब इंक्रीज फास्टिंग इंसुलिन, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये सारे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हैं। प्लस अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें हमें कई बार क्लासिक पिक्चर ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखती है। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीसीओएस। मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है बोथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एज वेल एज मेडिकल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस के वजह से बहुत ही प्रोन हो जाती हैं लेडीज टू डेवलप पीसीओएस। सो अगर ओबीस हैं तो वेट रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट डाइट लेना फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पीसीओएस। डाइट प्लान स्पेसिफिकली ओबीस पीसीओएस के लिए होता है सो दैट इट मे हेल्प इन weight reduction. What type of diet should we follow? तो बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें एटलीस्ट 500 to 1000 कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना है। हमारे कैलोरीज में फैट की इन्वॉल्वमेंट या कंपोनेंट शुड बी लेस देन 30%, जिसमें से सैचुरेटेड फैट शुड बी लेस देन 10%. Low fat, moderate protein intake, increased carbohydrate intake, but carbohydrate में ऐसे carbohydrates लेने चाहिए जो हमारे ब्लड ग्लूकोज को सडन इंक्रीज ना करे, मतलब carbohydrates with low glycemic index. Whole grains, whole cereal, whole bread, fruits, vegetables, high amount of dietary fibers, these should form an important component of our diet. Second हो गया exercise. Exercise बहुत ही important है
At least 30 minutes of exercise daily should be incorporated in your routine. तो वेट रिडक्शन से काफ़ी इम्प्रूवमेंट, सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट भी देखा गया है PCOS पेशेंट्स में। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इम्प्रूव होती हैं। इनफैक्ट 5 to 7% ऑफ वेट लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 12 months may lead to improvement in ovulation in about 70% of patients। मतलब आपकी जो ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंस है वो भी काफ़ी हद तक वेट रिडक्शन से इम्प्रूव हो जाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है, मतलब जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ करती थी वो कम हो जाती है और अब रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी टू इंसुलिन इम्प्रूव होती है। वेट रिडक्शन से लेस रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ होते हैं, लेस रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। सो करेक्ट डाइट, करेक्ट लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड एक्सरसाइज should form an important part of management of PCOS। बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, तो बेसिकली ये एम करते हैं टू इम्प्रूव योर मेंस्ट्रुअल irregularities and to improve your symptoms which has been caused due to increased androgen levels। मतलब फेशियल हेयर ग्रोथ को कम करना, आपके एक्ने को कम करना, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस को इम्प्रूव करना। तो इसमें ऑप्शंस में है हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन ऐसे यूज होते हैं जिसमें कुछ एंटी एंड्रोजन के फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट GnRH एगोनिस्ट हैं, प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स हैं, सिप्रोटेरॉन एसिटेट, फ्लूटामाइड, फिनास्टेराइड, कीटोकोनाजोल, ये सारे ड्रग्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हेयर ग्रोथ को टैकल करने के लिए कुछ टेम्पररी मेथड्स जैसे डिपैलेटरी क्रीम, एफ्लोरेथिन हाइड्रोक्लोराइड क्रीम, शेविंग, वैक्सिंग, ये सब टेम्पररी मेथड्स ऑफ हेयर रिमूवल है। इलेक्ट्रोलिसिस एंड लेजर हेयर रिमूवल आर द ओनली टू परमानेंट मेथड्स to remove the extrafacial hair। Insulin sensitizers like metformin form an important part of the pharmacological treatment in patients of PCOS। Since ऐसे पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा जाता है, इसीलिए मेटफॉर्मिन के प्रिस्क्राइब करने से रिसेप्टर लेवल पे इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। प्लस मेटफॉर्मिन एक एंटी डायबिटिक ड्रग की तरह भी एक्ट करता है, तो वो टिश्यू पे ग्लूकोज अपटेक को हेल्प करता है और लिवर में ग्लूकोज फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी में हमारे पास है ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन, उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे काम नहीं बनता है तो अदर ऑप्शंस होते हैं सर्जरी, जिसमें इम्पॉर्टेंट है ओवेरियन वेज रिसेक्शन, लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। तो फर्टिलिटी ऐसे नहीं पेशेंट प्रेजेंट करते हैं रिड्यूस फर्टिलिटी से, बट दे कैन कंसीव थ्रू मेडिकल मीन्स और सर्जिकल मीन्स या IVF से, तो कंसेप्शन हो सकता है। पेशेंट्स हु सफ़र फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, मूड डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी and other psychological issues must undergo therapy। और as a society also हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम ऐसे पेशेंट्स को कभी भी शेम ना करें किसी भी फीचर के वजह से। We should always try to give them body positivity। So PCOS बेसिकली सिर्फ एक डिसिप्लिन को इन्वॉल्व नहीं करता है, उसे टैकल करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत है। वी शुड ट्राई टू मेंटेन गुड लाइफस्टाइल, कीप आवर फिजिकल एक्टिविटी एट एन ऑप्टिमम लेवल। हमारे डाइट के चॉइसेस को इम्प्रूव करना चाहिए।
और एक्सटर्नल अपीयरेंस के वजह से कभी भी अपनी सेल्फ एस्टीम को कम नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, होपफुली अब आपको कुछ आइडिया हो गया होगा PCOS के बारे में। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बी हेल्दी, स्टे एक्टिव एंड बी हैप्पी। Goodbye.